देखो आप एक इसमें अगला पॉइंट पढ़ेंगे भाई, आप व्रत के बारे में देखिए। अगला पॉइंट है सर्कल। वैसे यहां पर समबाहु त्रिभुज बनते हैं, पर ये समबाहु त्रिभुज की बात, बाकी त्रिभुज कुछ भी हो आप बना सकते हो। देखिए व्रत के बारे में देखिए आप, देखो व्रत क्या होता है ना, किसी निश्चित बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पर स्थित एक चक्कर क्या होता है, बोलो व्रत होता है। एक चक्कर एक व्रत होता है, तो ये सभी को पता है। देखो ये आपके पास क्या है, एक व्रत है। सुनना भाई मेरे साथ, जिसको नहीं आता है ना वो लिखना, या जिसको आता है वो मत लिखना भाई। देखो कि ये एक सर्कल है, आप बताइए सर्कल में ये जो पॉइंट होता है ना, छोटे छोटे लिख लेना, इसको अपन केंद्र बोलते हैं। देखो ये आपके पास एक सर्कल है, और आप देखिए इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है इसको इसकी परिधि बोलते हैं। परिधि तो आप कह सकते हो, परिधि जो होती है ना वो एक चक्कर के बराबर होती है। परिधि जो होती है वो क्या होगी, एक चक्कर के इक्वल होगी। इसी तरह आप बताइए ये एक वृत्त है, और इसमें ये केंद्र हो गया, ये इसकी परिधि हो गई, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना, इसको अपन त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को अपन त्रिज्या बोलते हैं। देखिए कि ये वृत्त का केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या इधर भी तो हो सकती है ना, कहीं पर भी हो सकती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ये त्रिज्या का डबल हो गया ना, तो त्रिज्या तो इसको अपन व्यास बोलते हैं, और व्यास डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर टू आर के इक्वल आ जाएगा। बोलो देखो पॉइंट समझना भाई, कि ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी परिधि होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। और आप बताओ त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। चाहो तो छोटे छोटे आप बना सकते हो, बाकी देखिए मैं पूरा बता रहा हूं। इसके आगे देखिए कि इसके आगे आपके पास क्या है, कि देखो ये एक टुकड़ा होता है, इसको अपन चाप बोलते हैं। व्रत में से काटा हुआ एक टुकड़ा होता है, इसको अपन चाप बोलते हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा लघु चाप होता है, और ये ऊपर एक बड़ा टुकड़ा हो गया है ना, इसको आप दीर्घ चाप बोलते हो, आप दीर्घ चाप। देखिए इसके आगे देखिए कि ये व्रत है, ये एक टुकड़ा चाप है। अगर इस चाप को आप ऐसे मिला दोगे ना, तो ये इसको आप जीवा बोलते हो, ये जीवा है। और जीवा को आप इंग्लिश में भी याद रखना, कोड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ये चाप होता है ना, चाप को भी याद रखना, आप आर्क बोलते हैं। और देखो चाप का निशान ऐसे होता है भाई, ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी चाप है। एक चाप बी ए चाप भी होगा, और एक चाप क्या होगा, ए बी चाप भी होगा। एक ए बी चाप होता है, एक क्या होता है, बी ए चाप होगा। देखो ये जीवा हो गई। देखो ये टुकड़ा आपके पास क्या है, बोलो देखो चाप, और ये इसका सेंटर है। अगर आप बताओ चाप को आप सेंटर से मिला दोगे ना, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको अपन त्रिज्याखंड बोलते हैं भाई। ये त्रिज्याखंड है, सेक्टर बोलते हैं इसको, सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्याखंड। ये क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। देखो इसी तरह आप बताइए, ये आपके पास एक चाप है, ये व्रत की जीवा है, ये व्रत की जीवा है, और ये नीचे का हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, बोलो इसको अपन बोलते हैं व्रतखंड। व्रतखंड बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोलते हैं। व्रतखंड को क्या बोलेंगे, बोलो इसको सेगमेंट बोलेंगे। अब आप बताओ, इसको लघु व्रतखंड भी बोल सकते हो, छोटा है, एक ऊपर की तरफ है तो बड़ा है। देखो माइनर, छोटे को ये माइनर सेगमेंट बोलते हैं। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, और एक होता है मेजर, तो मेजर का मतलब क्या होगा, बड़ा। मेजर सेगमेंट, माइनर और मेजर मतलब लघु और दीर्घ, ये होता है। सही है। देखिए ये कुछ पॉइंट होते हैं व्रत में, 5-7 पॉइंट होते हैं। एक और देखिए आप कि ये वो सर्कल है ना, और ये सर्कल है, अब ये इसका सेंटर है। ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये इसको टच करती हुई जा रही है, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं स्पर्श रेखा।
इस लाइन को अपन बोलेंगे स्पर्श रेखा। और आप बताओ स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ है ना हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री। छोटे छोटे बनाते रहना भाई मेरे साथ। देखिए देखो एक पॉइंट इसमें यह होता है कि अगर ये सर्कल है ना तो कोई लाइन इस सर्कल को काटती हुई आगे जाती है तो इसको आप छेदक रेखा बोलते हो। इसको आप छेदक रेखा बोल सकते हो। तो ये 5-6 पॉइंट है कि क्या क्या होता है। चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे बनाओ। क्या बड़े बड़े बना रहे हो? कांच की गोली आती है ना वैसे बनाओ, जैसे ऐसे बना लो आप। क्या है एक लाइन में आ जाएंगे सारी। आप फुटबॉल फुटबॉल बना रहे हो भाई, जल्दी बनाओ भाई इसको ना। ये आते नहीं एग्जाम में लेकिन इनकी जरूरत पड़ती है भाई। सही है। अब वैसे तो कुछ व्रत अलग होता है, ज्योमेट्री में अलग पढ़ते हैं, क्षेत्रफल आयतन में अलग पढ़ते हैं। तो अभी अपन क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं ना, तो अपन क्षेत्रफल क्षेत्रफल की ही बातें करेंगे। सुनना देखिए, देखिए एक व्रत होता है, मेरे साथ साथ देखना कि पहला पॉइंट क्या है कि व्रत की परिधि आपसे पूछेगा। व्रत की परिधि, तो बताओ व्रत की परिधि जो होती है ना, याद रखना भाई, व्रत की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। व्रत की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन आपको 2 पाई आर याद नहीं रखना, आपको याद रखना है 44/7 आर। आपको ये याद रखना है कि 44/7 आर। बात वही आएगी, पाई की जगह वैल्यू रख दोगे ना तो व्रत की परिधि वैसे 2 पाई आर होती है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? 44/7 आर। दोबारा देखिए, बोलो देखो व्रत का क्षेत्रफल, तो देखो व्रत का क्षेत्रफल जो होता है ना वो होगा वही पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर व्रत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह आप बताइए चाप की लंबाई अगर आपको निकालना है ना, देखो चाप की लंबाई, तो आप खुद बताइए कि व्रत में जो चाप होता है ना, बोलो व्रत में जो चाप होता है ना वो परिधि का हिस्सा होता है। भाई व्रत में जो चाप होता है ना वो परिधि का हिस्सा होता है, इसलिए चाप की लंबाई जो आएगी ना वो परिधि में से आती है। तो व्रत की परिधि 2 पाई आर होती है। और आप बताओ जितना ये चाप केंद्र पर कोण बनाता है ना उतना ही कोण आता है, तो 2 पाई आर थीटा बाई कितना आएगा? 360। देखो चाप की लंबाई परिधि का हिस्सा होगा, समझना। और आप बताओ व्रत की परिधि 2 पाई आर होती है ना, तो जितना कोण बनाएगा ना उतना ही क्या होगा? चाप आएगा। सही है। देखिए कि आप बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, व्रत में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना वो आएगा भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना? 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, क्योंकि देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा ना तो आप बताओ त्रिज्याखंड यही बनता है और चाप की लंबाई ये होती है। तो देखो ये तो चाप की लंबाई मतलब परिधि में से, चक्कर में से, और त्रिज्याखंड किस में से? बोलो पूरे व्रत में से। त्रिज्याखंड व्रत में से, तो व्रत का हिस्सा, इसलिए पाई आर स्क्वायर का आएगा। और आप बताओ त्रिज्याखंड का मतलब ही, सॉरी चाप की लंबाई का मतलब 2 पाई आर। लेकिन देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना आप एक प्रकार से और बना सकते हो। कैसे? कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है ना इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि 1/2 त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई। 1/2 त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई है ना, ये भी क्या आता है? बोलो त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल आता है। लिखते रहना मेरे साथ साथ, ये फॉर्मूले हैं भाई, कुछ बेसिक पॉइंट है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लिखिए इसके बारे में।
सही है, ये आ गया आपके पास। आगे लिखिए, वृत्त की परिधि, चाप की लंबाई, ये आ गया आपके पास। लिखना भाई एक बार आप इसको। देखिए अगला पॉइंट लिखना एरो डाल के, दो समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, दो समकेंद्रीय वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल। पॉइंट ध्यान रखना, दो समकेंद्रीय वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो देखो कैसे कि आप बताइए, आप देखो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। सुनना कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। बोलो एक वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? बोलो छोटा आर है। तो आप बताओ इनसे घिरा हुआ रास्ता यही तो है। तो देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर दो वृत्त बन रहे हैं। बोलो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटा आर स्क्वायर। लेकिन आप खुद बताइए कि इसको बोलते हैं, दोनों को घटा देंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप ऐसे कह सकते हो पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये क्या आ जाएगा? दो समकेंद्रीय वृत्तों का घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। लेकिन देखो ये पॉइंट इसी के लिए भी लगता है ना, और ये पॉइंट इसके लिए भी लगता है। किसके लिए? कि एक वृत्त ऐसे है, इसकी त्रिज्या ये है बड़ा आर, एक इसमें एक छोटा सा वृत्त और बना दिया कहीं पर भी और उसकी त्रिज्या छोटा आर है। एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये। देखो समकेंद्री भी हो सकते हैं और आप बताओ केंद्र अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप देखिए कि एक बड़े वृत्त का केंद्र ये है और छोटे वृत्त का केंद्र ऐसे, ऐसे भी हो सकता है ना। तो बताओ इनसे घिरा हुआ भाग यही है, साइड वाला भाग। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। लेकिन इसमें आप समझना कि इसमें आप समझना कि इसको जो एग्जाम में बोलता है ना, वो बोलता है एनुलर टोल, एनुलर टोल का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है एनुलर टोल का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे ना तो उसको एनुलर टोल बोलते हैं। सिंपल है, बड़े का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा? छोटे का क्षेत्रफल। लिखो इसी में लिखना भैया। समझ रहे हो भैया? आगे देखिए आप, इसके अगला पॉइंट क्या है कि आप खुद देखिए ये आपके पास एक सर्कल है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको निकालना है भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं आता, वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं आता। ये वृत्त का सेंटर है तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। ये कोण थीटा है, तो आप ये पूरा निकालोगे, उसमें से त्रिभुज घटाओगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो आप कह सकते हो कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बोलो अभी लिख लो भाई, पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे 1/2 आर गुणा आर और साइन थीटा काम आएगा।
क्योंकि समकोण भी हो सकता है लेकिन कभी समकोण नहीं होगा ना। अगर कभी समकोण नहीं हुआ तो बताओ, आपको मैंने समझाया था ना, देखो कि क्या है कि किसी त्रिभुज में आप बताइए ये दो भुजाएं दे और बीच का कोण निकाल दे रखा होगा ना, तो उसका क्षेत्रफल कैसे आता है? 1/2 AB sin थीटा से। ऐसे तो आता है ना 1/2 AB sin थीटा। लिखो भाई इसको। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होना किसका? कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं आता, पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि पूरा त्रिज्याखंड बना लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे अपने, पूरा त्रिज्याखंड बनाकर उसमें से त्रिभुज उठा देंगे, है ना, त्रिभुज उठाएंगे उसमें से। आगे देखिए आप, देखो अगला पॉइंट है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। देखो अर्धवर्त होता क्या है कि पूरे वर्त का आधा। तो पूरे वर्त का आधा है ना, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई और आर स्क्वायर। 1/2 पाई और आर स्क्वायर, 1/2 पाई और आर स्क्वायर। लेकिन आपको अर्धवर्त का परिमाप भी निकालना है और अर्धवर्त का परिमाप निकालना है ना, तो बताओ अर्धवर्त का परिमाप कैसे आएगा? तो आप मेरे साथ समझोगे भाई पहले कि अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है। तो आप बताओ, परिमाप का मतलब यही तो होता है एक चक्कर। अब देखो कि व्रत में क्या होता है ना कि आप यहां से चले तो वापस चलकर यहीं आ गए तो परिमाप होता है। लेकिन आप बताओ अगर आप आधे व्रत में जाओगे ना तो ये पूरा 2πr था, तो बताओ πr इधर होता है और πr इधर होता है ना, πr। तो आप बताओ अर्धवर्त का परिमाप πr तो आएगा कि ये आधा हिस्सा क्या हो गया, πr हो गया। लेकिन भाई आप खुद बताओ कि ये तो ये वाला हिस्सा है। देखो व्रत में ये वाला हिस्सा काम नहीं आता, अंदर होता है भाई। व्रत में ये वाला हिस्सा अंदर होता है इसलिए 2πr होता है। लेकिन आप बताओ अर्धवर्त में तो एक चक्कर तभी होगा ना जब ऐसे और आओगे। तो आप खुद बताओ ये दूरी r है और ये दूरी r, तो ये व्यास नहीं है क्या? व्यास है ना। तो बताओ इसका जो परिमाप होता है ना, बोलो πr और प्लस 2r। देखो πr और 2r, ये πr हो गया भाई, 2πr का आधा हो गया ये तो, और ये 2r और आएगा तो 2r। तो बताओ r कॉमन आ जाता है और पाई प्लस 2 होता है। तो याद रखना है अर्धवर्त का परिमाप r पाई प्लस 2 होता है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, 36/7r। बोलो व्रत का परिमाप कितना होता है? 44/7r। और बताओ अर्धवर्त का क्या होगा? 36। आपको 36/7r याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना। क्या बाकी देखो वो भी तो देखा हुआ चीज तो याद रखे ही ना, लेकिन आपको 36/7r देखना है। ध्यान रखना अर्धवर्त एक त्रिज्याखंड होता है। आप ऐसे लिख लीजिए, आप अर्धवर्त एक त्रिज्याखंड होता है 180 डिग्री का। अर्धवर्त एक त्रिज्याखंडी होता है 180 डिग्री का। कैसे? देखो अर्धवर्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही होता है कि आप बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² बस थीटा की जगह 180 आएगा ना, तो ये 360, तो वो अर्धवर्त का क्षेत्रफल बन जाता है। कि अर्धवर्त क्या होता है? एक त्रिज्याखंड होता है। तो बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे आप तो क्या आएगा, πr² θ/360, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 180 डिग्री काम करता है ना, 180 डिग्री। आधा वर्त 180, पूरा वर्त 360। तो क्लियर है ये वाली चीज? देखो आप देखिए, ये आपको सभी को पता होगा कि अर्धवर्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज। देखो अर्धवर्त में सबसे बड़ा त्रिभुज होता है ना, तो याद रखना भाई वो समकोण त्रिभुज ही पॉसिबल है। समकोण त्रिभुज से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। अर्धवर्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और वो कैसे बनता है समझिए आप कि ये अर्धवर्त हो गया,
भाई ये अर्धवर्त हो गया ना, तो इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज केवल और केवल ऐसे पॉसिबल है, तो ये आपके पास 90 डिग्री कोण बनेगा। और आप खुद बताओ ये भुजा इसका कर्ण बन जाएगा ना, और आप बताओ ये भुजा लंब और आधार होगी। लेकिन अब आप समझिए, देखो मेरे साथ, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना कि अर्धवर्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज समकोण होता है ना। तो आप बताओ, आप यहां से देखना कि ये दूरी r है, ये दूरी r है, तो बताओ अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ध्यान रखना कि जब अर्धवर्त में त्रिभुज बनता है ना, तो उसकी जो ऊंचाई होती है ना, उसकी ऊंचाई तो त्रिज्या के बराबर होती है, और उसका जो आधार होता है ना उस त्रिभुज का आधार वो उसके व्यास के बराबर होता है। देखो कि ये जो त्रिभुज है ना, बोलो इसकी ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई तो इसकी त्रिज्या के बराबर आएगी, ऐसे ये ऊंचाई बन जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बन जाएगी। और आप खुद बताओ कि ये आपके पास ये नीचे वाली भुजा, मैंने कल लिखवाया था ना आपको कि जिस भुजा पर 90 डिग्री होता है ना वो आधार बन जाता है, तो नीचे वाली भुजा वैसे कर्ण है ना, लेकिन इसको अपन आधार मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2, बोलो 2r, और गुणा में क्या आ जाएगा r, आधार तो 2r और ऊंचाई कितनी r, देखो 2 से 2 कट जाएगा। और आप कह सकते हो अर्धवर्त में जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनता है ना, उसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्या के स्क्वायर के, कि अर्धवर्त में कोई भी त्रिभुज सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या का स्क्वायर करते ही आएगा। उसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या का स्क्वायर करते ही आएगा। आगे देखिए, अर्धवर्त में तीन त्रिभुज का, अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज का निर्माण, अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज का निर्माण, अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज का निर्माण। तो देखो अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं भाई, है ना, क्वेश्चन करेंगे तब चीजों को लेंगे भैया। अभी आपको रिजल्ट पता होना चाहिए पहले कि अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज का निर्माण क्या होगा। सुनना, बोलो देखो क्या होता है ना, आप यहां पर देखिए, ऐसा मैंने इसलिए बताया कि आप यहां पर बताओ अर्धवर्त में सबसे बड़ा त्रिभुज समकोण होता है ना। कई बार क्या होता है ना कि वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछता है, इस वाले भाग का, देखो इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछता है, तो ये तभी आता है जब अर्धवर्त का क्षेत्रफल पता हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो, दोनों को घटाएंगे ना तभी आपके पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। या आगे मैं आपको लिखवाऊंगा ऐसे, देखो आगे मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा कि ये एक त्रिज्याखंड है, ये अर्धवर्त का भी आधा है भाई, ये अर्धवर्त का भी आधा है, और ये लाइन आपके पास ऐसे है और एक लाइन आपके पास ऐसे आएगी। तो आपसे इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। या आप बताइए अर्धवर्त में भी पूछ सकता है कि अर्धवर्त में ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है, हाँ अर्धवर्त में भी ये त्रिभुज ऐसे बन सकता है। अब देखो आपसे क्या पूछेगा ना कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है, और आपसे क्या पूछेगा, देखो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है। ऐसे आपके पास डायग्राम आएंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो बताओ देखो वहां पर क्या होगा ना कि देखो पहले तो आप ये अर्धवर्त और ये अर्धवर्त लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे, और उसमें से देखो क्या बैलेंस करेंगे, आपको ये वाला भाग बैलेंस करना पड़ेगा। और ये वाला भाग कहां से आएगा, इस अर्धवर्त में से त्रिभुज घटाएंगे ना तो ये वाला भाग आएगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, अल्टरनेट अभी लिखवाऊंगा, पहले रुको आप थोड़ा सा, इनको क्रम से लिखवाऊंगा, फिर जब क्वेश्चन आएंगे ना तब और करेंगे भाई। चलो देखो, देखिए अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज कैसे पॉसिबल है। तो देखो अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज ऐसे बनेंगे कि ये अर्धवर्त है आपके पास, आप बताइए ये कौन समबाहु त्रिभुज है, तो कौन 60 डिग्री होना चाहिए,
भाई समबाहु त्रिभुज है ना, तो कोण 60 डिग्री होना चाहिए। बताओ ये कोण, यहाँ पर भी कोण कितना होना चाहिए, 60। तो देखो तीन समबाहु त्रिभुज केवल और केवल ऐसे पॉसिबल है कि ये कोण कितना हो, 60। बोलो ये कोण कितना हो, 60, और ये कोण कितना हो, 60। बोलो 180 डिवाइड हो गया। बोलो 180 क्या हो गया आपके पास, डिवाइड हो गया। 180 क्या हो गया आपके पास, देखो ये डिवाइड हो गया, ये 180 ऐसे डिवाइड हो गया। लेकिन अब आपको तो समबाहु त्रिभुज बनाना है। बोलो आपको तो समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो इस लाइन को ऐसे मिलाओ, इस लाइन को ऐसे मिलाओ, इस लाइन को ऐसे मिलाओ। अब एक बार समझना कि ये कोण 60, ये कोण 60, ये कोण 60, ये कोण तो इस असमान भुजा के सामने का है। ये इस असमान भुजा के सामने का, उस भुजा का पता नहीं था आपको। अब आप बताओ कि यहां से लेकर सेंटर है, तो ये तो इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या है। तो अब देखो ये कोण 60 हो गया ना इस त्रिभुज में, तो ये और ये, बोलो 120 नहीं बचेगा क्या। और 120 का मतलब ये कोण कितना आ गया, 60, और ये कोण कितना आ जाएगा, 60। बोलो समबाहु त्रिभुज बन गया ना एक। बोलो ये कोण भी 60 और ये भी 60, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो दो भुजाएं बराबर, तो दो कोण भी तो बराबर होंगे ना। और ऐसे इधर भी 60 होगा ये और ये 60। तो बताओ ये तीन छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज पॉसिबल है इसके अंदर। तीन छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज अर्धवर्त में ये पॉसिबल है। अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज। अब देखो ये किस लिए बता रहा हूं, बोलो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। जो त्रिज्या होगी ना वही भुजा होगी। बोलो ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना, इस त्रिभुज की जो भुजा है वो किसके इक्वल आएगी, त्रिज्या के। किसके इक्वल आएगी, त्रिज्या के। तो देखो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आपसे क्या पूछेगा ना कि एक अर्धवर्त में तीन समबाहु त्रिभुज बना दिए ऐसे, लेकिन वो आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा इस वाले भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका कैसे आएगा कि अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तो इसका आएगा। सही है। तो एक बार देखिए इस चीज को, रुको आप देखिए। इससे आगे एक पॉइंट और है कि अर्धवर्त में बना अर्धवर्त में बना सबसे बड़ा अर्धवर्त में बना सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़े वर्ग की भुजा। अर्धवर्त में बना सबसे बड़े वर्ग की, सबसे बड़े वर्ग की भुजा स्क्वायर बनता है। अर्धवर्त में सबसे बड़ा स्क्वायर कैसे पॉसिबल है, देखो आप पहले एक बार समझना कि ये आपके पास अर्धवर्त हो गया और इस अर्धवर्त में सबसे बड़ा क्या बनाना है आपको, स्क्वायर। तो ये इसका सेंटर होगा। देखो ये इसका सेंटर है। अब इसमें स्क्वायर सबसे बड़ा पॉसिबल ऐसे हो सकता है, बस आप ऐसे कह सकते हो इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर जो वो इस तरह से पॉसिबल है। इसमें सबसे बड़ा ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वर्ग। ये कोण 90 डिग्री और ये चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। अब देखो आप एक बार समझना कि देखिए एक बार मेरे साथ समझोगे भाई सारे लोग। मैं एक बार इसको प्रूव करके बता रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक बोलो इसकी त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या है। बोलो इस वर्ग की भुजा को आप ए मान लो। बोलो वर्ग की सारी भुजाओं को आप ए मान लो। ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी, सारी भुजाएं ए हो गई। वर्ग की भुजा को आपने क्या मान लिया, बोलो ए मान लिया। बोलो वर्ग की सारी भुजाओं को आपने ए मान लिया। अब देखिए कि ये जो पॉइंट है ना सेंटर, जितना दूर इधर होगा ना उतना ही दूर इधर होगा। वर्ग बन रहा, आयत नहीं बन रहा, वर्ग बन रहा है, तो वर्ग में बराबर दूरी पर होगा। पूरी ए है तो a/2 इधर होगी और a/2 इधर होगी। ए का आधा इधर, ए का आधा इधर। बोलो ये कोण 90 डिग्री है, तो आप बताओ ये लाइन वृत्त की त्रिज्या नहीं है क्या। बोलो ये लाइन वृत्त की त्रिज्या ही तो है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो अब आप केवल और केवल इस त्रिभुज को देखो, आप केवल और केवल इस त्रिभुज को देखिए कि ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये त्रिभुज ऐसे है, ये दूरी r है, ये दूरी a/2 है और ये दूरी a है और ये कोण 90 डिग्री है। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। इसमें क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस a² बटे 4, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के। अब देखो कि आप ये कह सकते हो
देखो यहाँ पर 4a² हो गया ना, और 1a², कितना हो गया 5a²। तो r² इक्वल हो गया 5a² बटे 4 के। तो बताओ r² बटे में a² 5/4 आ जाएगा। और अब बताओ इसका वर्गमूल लोगे ना, इसका वर्गमूल लोगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? बोलो देखो, r बटे a, और इसका मान आ जाएगा √5/2। इसका मतलब देखो, ये मैंने पूरा प्रूफ करके बताया है ना। नहीं तो आप बताओ, त्रिज्या और भुजा, अर्धवर्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि √5/2 होता है। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ कर दिया कि आया कैसे है ना। नहीं तो आप √5/2 भी कह सकते हो ना, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। लिखो एक बार आप इसको। आपको कैसे पता उसका? बेसिक बेसिक देख रहे हैं। देखो टाइम के अनुसार अपन भी चेंज हो थोड़ा सा, ताकि अभी अपन उस अब बैठ थोड़ी देर। सही है यहाँ तक? अरे वॉल्यूम यहाँ से कम नहीं होती यार, उसकी करते हैं हम तक। लिखाइए
इससे आगे देखिए आप, देखो तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त, तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त आपस में बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं। तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त आपस में बाहर से स्पर्श करते हैं, तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त आपस में बाहर से स्पर्श करते हैं। भाई टॉपिक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का एक पॉइंट चल रहा है वृत्त, क्षेत्रफल का एक पॉइंट चल रहा है वृत्त, है ना, बेसिक चल रहा है अभी तो। तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे साथ देखना, अभी मैं पूरा प्रूफ करूंगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद रखना कि तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त है ना, बोलो तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग कौन सा बनेगा? ये वाला भाग। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो भाग बनेगा ना, इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है? लिखो मेरे साथ, तीन बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सुनना, देखिए आप देखो, एक बार मेरे साथ समझो आप कि आप बताइए तीनों की त्रिज्या इक्वल है, आर आर है, एक बार समझना, उसके बाद में तो डायरेक्ट याद रखना है। याद क्या रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो आपको याद रखना है √3 - π/2 r², ये डायरेक्ट पॉइंट होता है, √3 - π/2 r²। लेकिन ये आता कैसे है ना, एक बार देखें, अभी बेसिक में पूरा देखेंगे। देखो कि आप बताओ इसका सेंटर है और इसका सेंटर है, तो ये त्रिज्या आर आर है, तो बताओ ये पूरी 2r होगी। बोलो आप बताओ इसका सेंटर ये है, तो ये r और ये भी r, तो ये 2r हो गई। और इसी तरह से ये आप मिलाओगे ना, तो ये r और ये r, और आप खुद बताओ कि ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई 2r 2r 2r। बोलो तीनों भुजाएं बराबर हो गई 2r 2r 2r, हो गई ना तीनों। अब देखो तीनों बराबर हो गई ना, तो ये 2r ये 2r ये 2r, क्लियर है सभी को? 2r। तो बताओ ये समबाहु त्रिभुज नहीं बना क्या? बोलो समबाहु त्रिभुज बन गया है। और इसकी भुजा कितनी बन गई? बोलो इसकी भुजा कितनी बन गई? 2r। अब देखो कि आपको ये भाग बताना है। अब देखो कि समबाहु त्रिभुज बना, तो ये कोण पता लग गया भाई, ये कोण पता लग गया 60 60 60। बोलो लगा कि नहीं? 60 60 60। अब आप खुद बताइए कि ये एक वृत्त होता है, इस वाले भाग को त्रिज्याखंड नहीं बोलते क्या? बोलते हैं ना त्रिज्याखंड। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ये बीच वाला निकालने के लिए कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बीच का आ जाएगा। बोलो देखो छायांकित भाग आ जाएगा। तो बताओ क्या करोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या आएगा? तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। आप भाई ऐसे भी समझ सकते हो कि तीनों त्रिज्याखंड 60 60 डिग्री के हैं, तो तीनों अर्धवर्त बना देंगे, तीनों त्रिज्याखंड मिलकर अर्धवर्त बना देंगे, 60 60 डिग्री के है ना। तो आप खुद बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बताओ भुजा आएगी r 2r और 2r, भुजा 2r है तो 2r गुणा 2r, यही होता है ना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr²। बोलो πr², थीटा की जगह 60 और बटे में 360 आएगा। ये तो एक का आएगा, लेकिन तीन त्रिज्याखंड है तो बोलो 3 से गुणा करेंगे ना, चाहे आप 180 रख दो चाहे 3 से गुणा कर दो, तीनों का आ जाएगा। तो आप यहां से देखिए 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 गया, 3 और 180 से 2 बार गया। देखो r गुणा r, r² इधर भी है, r² इधर भी है, तो बोलो r² कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? √3 और π/2। तो याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है? √3 - π/2 r²। ये इसमें काम करेगा। देखो मैं आपको आगे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, बुकलेट में क्वेश्चन है, मेरे साथ देखना क्या है कि एक बड़ा वृत्त है, देखो एक बड़ा वृत्त है और इसमें कुछ वृत्त ऐसे दे रखे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये इस तरह से दे रखा है, मैं दोबारा बनाता हूं भाई। देखो एक वृत्त है आपके पास और इसमें इस तरह से कुछ वृत्त दे रखे हैं,
ये 6 वृत्त दे रखे हैं ऐसे और एक वृत्त दे रखा है ये बीच में। तो अब आपसे क्या पूछेगा ना कि केवल और केवल इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, केवल और केवल इस भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। ये जो साइडों में भाग बचेगा ना इसका क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल के लिए देखो यहाँ पर 3 वृत्त टच हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो आप बताइए, देखो ये वाला, बोलो ये वाला हिस्सा इसका जैसा ही है। आप बताओ इधर भी ये 3 वृत्त टच हो रहे, तीनों की त्रिज्या बराबर होगी अंदर वालों की, तो यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा है ना इनका जैसा है। तो वहां पर काउंट करना पड़ेगा, देखो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अगर 1 बार पता है ना, 1 बार पता है तो 6 से गुणा करके इसका मान आ जाएगा, इस वाले का मान आ जाएगा। और अब देखो कि देखो सुनना कैसे निकालेंगे, ये साइडो वाला अगर ये पूरा पूछता ना, ये पूरा, ये साइडो वाला और अंदर वाला भी, तो देखो वहां पर तो क्या करते कि बड़े वृत्त में से छोटे 7 वृत्तों का घटा देते। भाई बड़े वृत्त में से छोटे 7 का घटाते हैं ना, तो किसका आता, ये सारा ही आ जाता। बीच बीच में भी गैप है ना वो भी, लेकिन बीच का गैप भी नहीं पूछा आपसे, तो ये साइडो वाला गैप पूछा है, ये वाला बीच का नहीं पूछा। तो बताओ देखो कैसे करेंगे कि बोलो पूरा बड़ा निकालेंगे और पूरे बड़े में से ये 7 छोटे छोटे बन रहे हैं ना, बोलो इनका घटाएंगे और प्लस ये बीच का भी घटाना पड़ेगा। बीच का ऐसा ऐसा पार्ट बन रहा है ना, ये 7 बार 6 बार है, तो इन दोनों को देखो, इनको भी जोड़ेंगे और इनको भी जोड़ेंगे और पूरे में से घटा देंगे ना, तो आपके पास ये बड़ा हिस्सा आएगा। सही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, संख्या आएगी तो जल्दी चलेगा, लेकिन किया हुआ होना चाहिए आपका ना। तो पहले आप इसको लिखिए, पहले आप इसको लिखिए। बैठ भाई 2-5 मिनट। आगे देखिए हम 4 बराबर त्रिज्या के वृत्त, 4 बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले अपन बेसिक बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर 4 बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। कैसे करेंगे आप समझना, ये आपके पास चारों वृत्त बराबर है, ये चारों वृत्त क्या है, बराबर है। तो बताओ छायांकित भाग ये बनेगा, ये छायांकित भाग बनेगा। देखो ये छायांकित भाग बनेगा ना, तो आप एक बार तो ऐसे देखो कि इसका मान होता है 6/7 r², या होता है 4 - पाई और r²। ये 2 पॉइंट होते हैं इसके, लेकिन ये आते कैसे हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। कि देखो पहले तो डायरेक्ट देख लो, फिर एक बार उसको प्रूफ करके देख लो, याद हो जाता है ऐसे करने से ना। और जब क्वेश्चन करेंगे ना तब और अप्लाई करेंगे उसको। देखो आएगा कैसे, तो सुनना कि ये इसका सेंटर है, ये भी इसका सेंटर है, ये भी सेंटर है और ये भी इसका सेंटर है। यहां से यहां तक मिला दो, यहां से यहां तक मिला दो। अब खुद बताओ, ये R है तो ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। अब आप खुद बताओ, 4 भुजा बन गई तो ये भुजा 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R। अगर किसी भी आकृति की चारों भुजाएं बराबर है ना, तो भाई वो केवल और केवल स्क्वायर ही बनता है। यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि चारों भुजाएं बिल्कुल 90 डिग्री बनाती हुई है। तो ये 90-90 के 4 त्रिज्याखंड हो जाएंगे और 90-90 के 4 त्रिज्याखंडों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा। बोलो 90-90 के 4 त्रिज्याखंडों को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा। सही है। अब देखिए कि आप क्या करोगे ना, कि आप यहाँ पर देखोगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। सुनना, मेरे साथ देखना भाई, कि आप क्या करोगे ना, छायांकित भाग निकालोगे ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या आएगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्याखंड, चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बोलो आएगा कि नहीं? तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा 2R नहीं हुई क्या?
बोलो वृक्क की भुजा क्या हो गई 2r। अगर वृक्क की भुजा 2r तो वृक्क का क्षेत्रफल 2r गुणा 2r होता है। वृक्क का क्षेत्रफल क्या होगा 2r गुणा 2r, बोलो होता है 2r गुणा 2r। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 90 आएगा बटे 360, लेकिन गुणा बोलो 4 से नहीं करेंगे क्या, एक का निकाल कर 4 गुणा कर देंगे। तो आप खुद बताओ कि 360 बटे 360 कट जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर इधर भी है तो आर स्क्वायर इधर भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर 2 गुणा 2 4 और 4 माइनस क्या बचेगा, बोलो पाई। तो याद रखना है कि जब 4 बराबर त्रिज्या के त्रिज्याखंड मिलते हैं ना, तो वहां पर इसका इस तरह से देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आता है कितना 4 माइनस पाई या 6/7। ये 6/7 कैसे आया है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, 6/7 कैसे आया, पाई की जगह 22/7 रख दो। 22/7 रखोगे ना तो नीचे का 7 लघुत्तम बनकर इधर जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया, 28 में से 22 गया तो 6/7 ही बच जाएगी। एक पॉइंट और लिख लो भाई आज, देखिए पॉइंट क्या है सुनना, इसी डायग्राम में है, अलग पॉइंट नहीं है, इसी डायग्राम में है, अलग पॉइंट नहीं है। अगर 4 बराबर त्रिज्या के वृत्त R है, इसकी भी त्रिज्या कितनी R, इसकी भी त्रिज्या कितनी R, इसकी भी त्रिज्या कितनी R और इसकी भी त्रिज्या R, लेकिन R मत मानो आप बड़ा R मान लो, चारों की त्रिज्या क्या है R R R R है, सही है, चारों की त्रिज्या R R है। अब देखो क्या है कि एक छोटा वृत्त इनके बीच में चिपक रहा है ऐसे, एक छोटा वृत्त इन सभी वृत्तों के बीच में ऐसे चिपक रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये जो छोटा वृत्त बनेगा ना, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो याद रखना है भाई आपको, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या √2 माइनस r और गुणा में क्या होता है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, मतलब आप कह सकते हो √2 माइनस 1 और गुणा में क्या हो सकता है, बोलो r हो सकता है, √2 माइनस 1 और गुणा में क्या होता है r होता है। ये छोटे वृत्त की क्या होती है त्रिज्या होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। बीच में एक छोटा सा वृत्त चिपकेगा ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी ऐसे, सही है। बस आज एडवांस में इतना ही लेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे भैया अभी, सही है ना, जाना नहीं है भैया, जो 10 बजे आए ना 10 से 12